सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, एक खतरनाक साजिश रची जा रही है ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, और इसके पीछे कौन कौन से किरदार हैं मैं आपको बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, यह है पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे नाटकीय तस्वीर। आप देख सकते हैं कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई का दफ्तर मौजूद है और यहां पर पहुंच जाती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्यों पहुंच जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले आप ये देखिए, ममता बनर्जी का कारवां सीधे पहुंच जाता है निजाम पैलेस में और अंदर घुसकर ममता बनर्जी सीबीआई से कहती हैं, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 साल पुराने एक मामले में उनके 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वो 2 मंत्री कौन हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं दोस्तों। पहले हैं आपके स्क्रीन पर फिराद हकीम। दोस्तों, ये उनके मंत्री हैं। और दूसरे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो हैं सुब्रत मुखर्जी। और यही नहीं, गिरफ्तारी की गाज उनके 2 और मंत्रियों और 2 और नेताओं पर भी लटकी हुई है। यानी कि मामला यहां खत्म नहीं होने वाला है। फिर से देखिए दोस्तों ये तस्वीर, ममता बनर्जी घुसती हैं सीबीआई के दफ्तर के अंदर और बोलती हैं कि मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। आज मेरे कुछ सवाल है मोदी सरकार से। पहला सवाल, पश्चिम बंगाल में रोज कोरोना के 20,000 केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं। और न सिर्फ 20,000 केसेस सामने उभर कर आ रहे हैं, जो ऑफिशियल डेटा है जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उसके मुताबिक रोज कम से कम 140 मौतें हो रही हैं। आज से 5 साल पुराने एक मामले में आपने एक चुनी हुई सरकार के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। और आप जानते हैं इसमें असंवैधानिक क्या है? इसमें असंवैधानिक यह है कि इन्होंने बंगाल विधानसभा के स्पीकर से अनुमति तक नहीं ली। जी हां, सीबीआई ने सिर्फ जगदीप धनकर, जो कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल, उनसे अनुमति ली और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कौन जगदीप धनकर? वो जगदीप धनकर जो कि राज्यपाल ना होके पिछले कुछ अरसे से लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पर बर्ताव कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी पर लगातार हमला बोला, आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का अनुसरण करते हुए वो अभी 2 ही दिन पहले कूच बिहार निकल पड़े थे, वहां पर लोगों से बात करने। और वहां पर खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उन्हें घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास। और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। मैं अंदाजा लगा सकता हूं यहां के लोगों पर क्या बीतती होगी। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। मैं फिर वही सवाल करना चाहता हूं आपसे, जब पश्चिम बंगाल सामना कर रहा है इस तरह से कोरोना की, तो इस वक्त आपको 2 लोगों को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको याद होगा दोस्तों कि अब से 2 या 3 दिन पहले मैंने बेबाक किया था और उसमें मैंने सवाल किया था कि आखिर अमित शाह इस वक्त कहां है? पूरी तरह से खामोश थे। और आपने देखा जब भी कोई बड़ी घटना होती थी, अमित शाह हमेशा खामोश रहते थे। दिल्ली में दंगे हुए, पूरी तरह से नदारद। पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ, हमने कहीं अमित शाह को नहीं देखा। अभी भी लगातार कोरोना के वक्त अमित शाह पूरी तरह से नदारद है। अमित शाह कब दिखाई देते हैं दोस्तों? जहां पर बल प्रयोग करना होता है, जहां पर चुनाव हो रहा होता है। पश्चिम बंगाल के आपने चुनावों में देखा, धड़ाधड़ उन्होंने रोड शोज किए, खुल्लम खुल्ला रोड शोज किए दोस्तों। कहीं पर उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और बावजूद इसके बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी इस हार से इस कदर बौखलाई हुई है कि इन्होंने कोरोना के बीचों बीच ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मैं इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित तो बता ही रहा हूं, बल्कि ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने की साजिश भी बता रहा हूं। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यह राजनीति से प्रेरित है। आपकी स्क्रीन पर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। शुवेंदु अधिकारी, वो शख्स जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया था, और दूसरा मुकुल रॉय। इन दो चेहरों पर आपने गौर किया दोस्तों। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जिस मामले में सीबीआई ने ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था, उसी स्टिंग ऑपरेशन में ये दोनों भी फंसे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि पत्रकार अरविंद गुणशेखर, जो कि एनडीटीवी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने क्या बात कही है। सीबीआई को शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सबूत मिल गए थे नारदा केस में आरोपी के चलते, मगर लोकसभा के अध्यक्ष 6/4/2019 से मामले पर बैठे हुए हैं। यानी कि सीबीआई ने कहा है कि हमारे पास शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रमाण हैं, मगर लोकसभा के स्पीकर पिछले 2 सालों से दोस्तों, एक नहीं 2 सालों से उस पर बैठे हुए हैं। यानी कि शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय दोनों भारतीय जनता पार्टी के शरण में हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह क्या बतलाता है दोस्तों? यह सिर्फ यह बतलाता है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो भी कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और अब उसका एक और धमाकेदार प्रमाण मैं आपको पेश करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है मैथ्यू सैमुअल्स। मैथ्यू सैमुअल्स वो शख्स है दोस्तों जो कि पूरे नारदा स्कैम के पीछे जो शख्स था, जिसने पूरा ऑपरेशन करवाया था। मैथ्यू सैमुअल्स का कहना है कि मैंने सीबीआई को शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भी प्रमाण पेश किए थे। मैथ्यू सैमुअल का दावा है कि शुवेंदु अधिकारी को भी पैसे दिए गए थे उस स्टिंग ऑपरेशन में, फिर सीबीआई ने अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सुनिए मैथ्यू सैमुअल क्या कह रहे हैं। इससे आप समझ जाएंगे दोस्तों कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। मैं सबसे बोला था, देखो मैं वेट करने के लिए तैयार है, इसका रिजल्ट के लिए तैयार है, बट उसके लिए टाइम लग गया। सो दिस इज एक्चुअली द फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। एनीवे, फाइनली दे अरेस्टेड and other 2 of the top MLA, they also arrested. And my question is, why Suvendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? Justice have to go everyone in same manner. तो सुना आपने मैथ्यू सैमुअल को, वो साफ तौर पर कह रहे हैं, 2 प्रमाण दिए। पहली बात, अरविंद गुणशेखर जो कि पत्रकार हैं एनडीटीवी के, उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से लोकसभा अध्यक्ष सीबीआई की उस चार्जशीट पर बैठे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते शुवेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी बात, मैथ्यू सैमुअल जो कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन के पीछे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने पैसे शुवेंदु अधिकारी को भी दिए थे, मगर शुवेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी, हकीकत यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अपनी हार से इस कदर बौखला गई है, इस कदर बौखला गई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसके चलते वो लगातार तरीके ढूंढ रही है कि किसी तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। ममता बनर्जी एक फाइटर है, एक पॉलिटिकल फाइटर है, और उसी के चलते आज वो निजाम पैलेस पहुंच गई। फिर से वो तस्वीरें देखिए दोस्तों। इन तस्वीरों में देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहुंचती हैं सीबीआई के दफ्तर में और कहती हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आप जानते हैं इतनी बेदिल है यह सरकार कि अभी 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी के भाई की मौत हुई थी, सिर्फ 2 दिन पहले, और राज्य लगातार कोरोना संकट का सामना कर रहा है, मगर बावजूद इसके इन्हें पश्चिम बंगाल में सियासत खेलनी है। अमित शाह को आप कोरोना को लेकर कहीं उनकी आवाज नहीं सुनेंगे दोस्तों। कहीं पर भी वो अन्य राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक करते नजर नहीं आएंगे। मगर पश्चिम बंगाल के अंदर खुराफात करनी हो, पश्चिम बंगाल की सरकार को अस्थिर करना हो, तो यहां पर उनका किरदार साफ तौर पर दिखाई देता है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र का एक शर्मनाक चेहरा है, और मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र को बदनाम कर रही है। वो लगातार संघीय ढांचे को इस तरह से तोड़ रही है। और मैं आपको कई मिसाल देना चाहता हूं।
आपके सामने पश्चिम बंगाल में इस वक्त ये लोग विधायक नहीं खरीद सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर यहां मुकाबला करीबी होता ना, यानी कि अगर दोनों पार्टीज को 140 130 सीटें मिली होती, तो अब तक ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका होता। भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें पोच करना शुरू कर दिया होता, मगर यहां चूंकि उनके 200 से ऊपर विधायक थे, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग उन्हें किसी भी तरह से नहीं छू सकते थे। और इसकी मिसालें मैं आपको दो देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनती है और उस सरकार बनने के 15 दिन बाद यह शख्स कैलाश विजयवर्गीय कहता है कि मैं चाहूं तो 15 दिन के अंदर यह सरकार गिरा दूं। और उसके बाद क्या होता है? बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े कई विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। इसी तरह से आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार राजस्थान के अंदर विधायकों से, बागी विधायकों से संपर्क में थे, जिनका नेतृत्व सचिन पायलट कर रहे थे। उस वक्त भी मुकाबला बहुत करीबी था, विधायकों का जो आंकड़ा था बहुत करीबी था। उस वक्त भी उनका यही प्रयास था, मगर उनका मुकाबला अशोक गहलोत जैसे कट्टर राजनेता से था, उनके जैसे शातिर दिमाग से था। उन्होंने उनकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। आज भी अमित शाह का मुकाबला है इस महिला के साथ, ममता बनर्जी के साथ, जो हो सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली विपक्ष का चेहरा हो प्रधानमंत्री के तौर पर। इसलिए लगातार मोदी सरकार उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में मैंने दोस्तों आपको बाकायदा प्रमाण बताए हैं कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक नहीं दो सबूत हैं। पहला, खुद नारदा स्कैम के पीछे, उस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे आदमी कह रहा है कि मैंने उसे पैसे दिए। दूसरी बात, एनडीटीवी के पत्रकार ने बताया कि किस तरह से उस मामले पर लोकसभा अध्यक्ष पिछले 2 सालों से बैठे हुए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ने कोई काम नहीं किया। सीबीआई चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, मगर बीजेपी सरकार उसे रोके हुए है। यह बतलाता है दोस्तों कि मोदी सरकार के अंतर्गत ना सीबीआई की कोई हैसियत है, ना राज्यपाल की कोई हैसियत है, ना लोकसभा अध्यक्ष की कोई हैसियत है। सभी के सभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं और यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार है। मैं फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार को विनम्रता दिखाना होगा। उनको इस वक्त कोरोना काल में लोगों की तकलीफ को लेकर संवेदनशीलता दिखानी होगी। इस तरह से आप लोग जो हैं किसी भी कीमत में लोकतंत्र की बार बार हत्या नहीं कर सकते, उसका नुकसान आप इस तरह से नहीं पहुंचा सकते। तो ये तो थी पश्चिम बंगाल की बात दोस्तों। अब एक खबर जो कि भक्तों के लिए एक बुरी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भक्त जो हैं लगातार इस्राइल और फलस्तीन के मामले में फलस्तीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस्राइल की जो आक्रामक कार्रवाई है उस पर एक्शन, उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अब उन्हें जैसे कहते हैं ना, मुंह की खानी पड़ी है। कैसे? क्योंकि भारत सरकार को दबाव में आके फलस्तीन का समर्थन करना पड़ा है। क्या कह रही है भारत सरकार, आप खुद सुनिए। I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. और ये जो भक्त क्या कर रहे थे? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जी हर जगह उछल कूद रहे थे इस मामले को लेकर। अब भारत सरकार ने ही फलस्तीन का समर्थन किया है, जो एक अरसे से होता रहा है। इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से अटल जी ने भी 1977 में फलस्तीन का समर्थन किया था। बेशक भारतीय जनता पार्टी इस्राइल के करीब रही है, मगर पारंपरिक तौर पर हमने फलस्तीन के अधिकार का समर्थन किया है। हमने हमेशा से ही इस्राइल के आक्रामक रवैये के खिलाफ बोला है। मगर हमास की जो आतंकी सोच है उसके बारे में भी हमें आगाह रहना होगा। हम ये नहीं भूल सकते कि हमास कहने को तो एक फलस्तीनी ग्रुप है, मगर उसने हमेशा कश्मीर के अंदर आतंकवादी गुटों का साथ दिया है। उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर हम इस्राइल की आतंकवादी गतिविधियों की आलोचना कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए, तो
हमस ने जिस तरह का आतंकवाद किया है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर उसने भारत विरोधी ताकतों का साथ दिया है, हम उससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते। तो बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।